मित्रगण, कैसे हैं आप। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में निरंतर जूझता निवेशक अक्सर बहुत सारी भ्रांतियों और खुशफहमियों से घिरा रहता है। ये मार्केट के बदलाव अचानक दस्तक देते हैं और काफी बार तो समझ ही नहीं आता कि इनसे निपटा कैसे जाए। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं, जहां या तो आवेग में आकर ना चाहते हुए भी निवेशक गलतियां कर बैठते हैं, या फिर खबरों के जंजाल में ओझल होकर के संयम भी खो बैठते हैं। इस व्लॉग के माध्यम से मेरा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं कुछ निवेश से संबंधी आवश्यक पहलुओं पर कुछ रोशनी डाल सकूं। बहरहाल बाजार इस समय काफ़ी कशमकश से जूझ रहा है। एक तरफ हमारी विकास दर गिरती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका में आने से पूरी दुनिया में अनिश्चितता छाई हुई है। लेटेस्ट जीडीपी नंबर हमारा 5.4% पर प्रभावित करने वाला तो हरगिज़ नहीं है। और देखा देखी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भी सितंबर के बाद लगभग 1.5 लाख करोड़ पैसे निकाल लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में इस कारण काफ़ी देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में भी हम इससे अनछुए नहीं रह पाए हैं और मार्केट्स तकरीबन 20 से 25% के लगभग नीचे आई है। बावजूद इसके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस नुकसान की कुछ हद तक पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूल रूप से इस बात पर सहमति है कि भारत विश्व में अभी भी कुछ चुनिंदा तेज भागने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोविड के बाद से कुछ महीनों पहले तक जिस तरह मार्केट एक तरफा भाग रही थी, वो शायद अब आगे नहीं होगा। यहाँ से आगे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट एक्शन देखने को मिलेगा और ऐसे में काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी भी क्या मार्केट्स में निवेश करना उचित है। शायद जवाब ये हो सकता है कि जो लोग इन्वेस्टेड है वो डटे रहें, अपना संयम ना खोए, घबराए नहीं। लेकिन असेट एलोकेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कुछ फेरबदल ऐसे समय में ज़रूरी है। आने वाले व्लॉग्स में इसका जिक्र करेंगे विस्तार में, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर नीचे लाना होगा। उतना नीचे जितना ये 3 साल में जो आपने गेन्स कमाए हैं ना, उससे पहले जो था। और क्योंकि ब्याज दरें इस देश में कुछ समय बाद नीचे आने की कगार पर है ही, तो ऐसे में गवर्नमेंट सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड जो भारत सरकार इशू करती है, उस पर ब्याज नीचे आने का अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसलिए पहला निवेश करने से पहले निर्धारित किए गए एसेट एलोकेशन मॉडल को आपको पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तो अभी शुरुआत ही नहीं की है। उन्हें संजीदगी से सोचना होगा कि एफडी में 6 से 7% ब्याज बढ़ती महंगाई के दौर में आने वाले सालों में नाकाफ़ी होगा। दीमक की तरह आपके पैसों के खर्च करने की क्षमता ये महंगाई खाती ही जाएगी। महंगाई ही अगर 6% पर बढ़ती जाएगी तो कैसे 6 से 7% का ब्याज आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इक्विटी बाजार स्वभाव से ही वॉलेटाइल रहता है, लेकिन आप अगर ये मानते हैं कि भारत एक विकासशील देश से आने वाले सालों में विकसित होगा, तो ये आपका और हमारा सबका दुर्भाग्य ही होगा कि हम उस ग्रोथ के सफ़र में साथ साथ ना चलें और लाभार्थी ना बन पाए। इस बाज़ार में निवेश करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप स्टॉक मार्केट्स को खुद अच्छे से समझते हैं और खुद रिसर्च करने की योग्यता रखते हैं, जो कि वैसे काफ़ी जटिल काम है। और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखते देखते जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की राह पर चलकर राह भूल चुके हैं, वो कृपया करके घर वापस आ जाए। वहाँ अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं। सेबी की रिपोर्ट खुद इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मात्र 5% लोग ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ पैसे बना पाते हैं। दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स का है, जहां सालों के अनुभव अर्जित किए फंड मैनेजर्स पक्की शोध और ड्यू डिलिजेंस के बाद ही किसी स्टॉक पर अपना मन बना पाते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा बनाए गए नियमों पर चलने के लिए बाध्य है, ये व्यवस्था निवेशकों के पक्ष में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर चुनाव है। इस व्यवस्था का 3 से 4 दशकों पुराना ट्रैक रिकॉर्ड दर्शाता है कि निवेशकों को काफ़ी लाभ ही हुआ है और नियमित रूप से निवेश करने पर काफ़ी लोग अपने तय किए मुकाम हासिल कर पाए हैं। हालांकि बावजूद इसके म्यूचुअल फंड्स में अभी भी 4% लोग ही भारत में निवेश करते हैं। कैसी विडंबना है ये।
लेकिन अगर ये संख्या एब्सोल्यूट बेसिस पर देखें तो लगभग 5 करोड़ निवेशकों की ये संख्या किसी भी मायने से छोटी तो नहीं है। और अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है इस देश में। एक आंकड़ा आपसे शेयर करता हूं, लगभग 225 लाख करोड़ के डिपॉजिट बेस में से 25% तो सेविंग्स अकाउंट में 2.5 से 3% रिटर्न पर जमा पड़ा है, और वो रिटर्न टैक्सेबल भी होती है। 2.5 से 3% रिटर्न मात्र, और वो भी टैक्सेबल। वैसे तो ये पैसा आपकी हर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए होता है, जो कि टेम्पररी बैंक में पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर ये पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही सालों तक पड़ा रहता है, सोता रहता है, आपकी और हमारी लापरवाही के कारण शायद। मैं ये नहीं कहता कि इस पैसे को इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे बहुत सारे डेट या फिक्स्ड इनकम के भी विकल्प होते हैं, जहां आप इन पैसों को टेम्पररीली या फिर छोटी अवधि के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारा आपका सबका चहीता सोना, अब तक सोने की खपत इस देश में ज्वेलरी तक ही सीमित थी, लेकिन क्योंकि आने वाले सालों में डेट फंड्स की यील्ड कम ही होती रहेगी फिस्कल कंसोलिडेशन की वजह से। अभी फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है। लेकिन सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैं ये हरगज़ नहीं कह रहा कि आपको ये सोना बाज़ार से ख़रीदना है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे गोल्ड फंड्स के ऑप्शन होते हैं, जहां आप डिजिटली सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में गोल्ड फंड्स ने इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट किया है, महंगाई दर को। बहुत से लोगों को ये जानकर के हैरानी ही हो रही होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी इस देश में, लोग खुद आत्मनिर्भरता से अपने पैसों से संबंधित फैसले ले पाएंगे। खैर, ये विषय इतना विशाल है कि 5 मिनट के इस ब्लॉग पर बोलना सागर में बूंद समान है। यहाँ से हर सप्ताह एक बेहद खास मुद्दे का जिक्र करेंगे और विश्वसनीय मार्केट डेटा का सहारा लेते हुए कुछ आपके लिए, मेरे लिए ऐसे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, ताकि सही दिशा में हम साथ साथ चल सकें। क्योंकि दिशा सही रहेगी तो दशा सही रहेगी। संपर्क में रहने के लिए कीजिए ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर इच्छा हो तो प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तब तक के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार, जल्दी मिलते हैं दोबारा। आभार।